हाय दोस्तों, आज हम लोग कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है साइमन गो बैक और भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन गो बैक और भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसके बाद साइमन गो बैक या भारत छोड़ो का नारा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ने भी दिया था। सर्वप्रथम यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसके बाद इब्न बतूता जब भारत में आया था तो नारियल और पान से काफ़ी प्रभावित हुआ था नारियल और पान से इब्न बतूता। इसके बाद असम में अहोम राजा के सैनिकों को पायक कहा जाता था। अहोम वंश था जो असम में शासन कर रहा था। अब इसके बाद आगे देखिए, पंचशील शब्द भारत की विदेशी नीति है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न। अब ऑप्शन प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है। तो चलिए देखिए, बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। यह ऑप्शन सही है, यह सही है। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने ही किया था। अब इसके बाद देखिए, पका केला में मैलिक एसिड पाया जाता। यह कथन भी सही है, पका केला में मैलिक एसिड पाया जाता। इसके बाद बाज की चाल लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह कथन भी आपका सही है। इसके बाद पीत पित्ताशय से स्रावित होता है। स्रावित का मतलब होता है पीत कहाँ से निकलता है। तो पीत है जो यकृत से पीत निकलता है, और पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर जमा होता है। इसके बाद हाल ही फिलहाल में यूक्रेन चर्चा में रहा है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुआ था, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। इसके बाद आगे देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का उपनाम क्या था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जब चंद्रशेखर आज़ाद जब अंग्रेज के खिलाफ कोई चिट्ठी लिखते थे तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से नहीं लिखते थे, वो बलराज के नाम से लिखते थे, ताकि अंग्रेज के पता न चले कि चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, बल्कि इसने बलराज के नाम से हमेशा लिखा करते थे। इसके बाद देखिए, अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता? तो अखिल भारतीय सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह में बरदौली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत है। इसके बाद आगे देखिए, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1982 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1982 में किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसमें क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है? जो केंद्र सरकार के विभिन्न भागों में कार्य करता है, लोक सेवक में जो कार्य करता है, और व्यापक रूप से जो भ्रष्टाचार करता है उसको जांच करने का काम करता है। तो लोक सेवक के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। इसके बाद देखिए, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो पारित हुआ अधिनियम आया था जो 1974 में आया था।
इसके बाद बहुत सारा और अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। फिर इसके बाद है जैव विविधता अधिनियम, तो यह 2002 में आया जैव विविधता अधिनियम। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम, तो 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। ये तीनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है? तो लोकसभा में जो सचिवालय होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। इसके बाद आगे देखिए, सूरज के प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में साबुन का बुलबुला कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। क्या है रंगीन दिखाई देता है? क्योंकि उसका होता है तो इसमें व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण में क्या होता है कि जब दो प्रकाशीय तरंग रहता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, उसी प्रकाश पर और प्रकाश गुजरता है, तो प्रकाश की तीव्रता कहीं बढ़ जाती है तो कहीं घट जाती है। इसे ही हम व्यतिकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, व्यतिकरण, जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो प्रकाश की तीव्रता कहीं घट जाती है तो कहीं बढ़ जाती है, और प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला जो निकलता है, जो रंगीन दिखाई देता है। अब देखिए, सड़क पर मिट्टी के तेल गिर जाता है या डीजल गिर जाता है, तो जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद उस स्थान चमकता है। देखिएगा आराम से, तो चमकता है, तो किसके कारण चमकता है? व्यतिकरण के कारण चमकता है। इसके बाद देखिए, विवर्तन है तीक्ष्ण अवरोध वाली प्रकाशीय तरंग को मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही तलवार का धार और चाकू का धार परछाई में नज़र नहीं आता, उसका धार मोटा नज़र आता है प्रकाश के विवर्तन के कारण ही। इसके बाद आगे देखिए, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो देखिए, लोग क्या करते हैं, रटे हुए रहते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। अब इसमें तो लाल रंग तो है ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप याद कीजिएगा, बैनी आह पी ना अल्लाह। अब देखिए, कुछ हो गया, ला से लाल, बैनी, पी ना से नारंगी, पी से पीला, हा से हरा, आ से आसमानी, नी से नीला, बै से बैगनी हो गया। अब आप जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका होगा? लाल के बाद किसका होगा? नारंगी के, उसके बाद पीला के, उसके बाद हरा के, उसके बाद आसमानी के, उसके बाद नीला के, और उसके बाद बैगनी के। तो इस ऑप्शन में क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है? तो नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है। इस तरह से पढ़ने की आप लोग कोशिश कीजिए और स्मार्ट अध्ययन कीजिए। तो ये तो 10th क्लास में रटाया जाता है सिर्फ कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना किया गया था? तो किसान कॉल सेंटर की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इसके बाद आगे देखिए, ओपेक तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है। ओपेक से जो पेट्रोल ये सब निकलता है, संस्था है, वो है जो
कॉर्टेल के द्वारा, कॉर्टेल एक संस्था है, उसके द्वारा ओपेक तेल पर जो निर्यात होता है उसका नियंत्रण रखता है। इसके बाद देखिए मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल क्या है। तो स्वच्छ मंडल क्या, देखिए स्वच्छ मंडल को ही बोला जाता है कॉर्निया, कॉर्निया बोला जाता है, स्वच्छ मंडल को ही कॉर्निया बोला जाता है। तो कौन सा कथन सही है, अब देखिए कौन सा कथन सही है। तो मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल क्या है, तो यह प्रकाश संवेदी पर्दा है, यह कथन गलत है। यह पेशीय मध्यपट है, यह कथन गलत है। इसमें रुधिर वाहिकाएं होती है, यह कथन गलत है। यह प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, कॉर्निया है जो प्रोटीन और कोशिका से बना होता है। जिसकी नेत्र में पुतली की आकार, जिसका पुतली का आकार छोटा होता है उसको रात में अधिक निकट दृष्टि, मनुष्य का वह दृष्टि दोष है जिसमें, तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकस होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब जिसमें बन जाएगा उसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, और जिसको रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है उसको, देखिए प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ, लेकिन क्या होता है कि प्रतिबिंब बनने लगता है यहाँ, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना था, इसको कौन दोष हो, निकट दृष्टि दोष। और जिसको प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ, अब उसको प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, यहाँ, तो उसको बाद में बन रहा है, तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष से प्रभावित है। इसके बाद आगे देखिए, डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो डोकलाम पठार जो भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है, और यह बहुत विवादित डोकलाम रहा है, भारत और चीन के बीच में कड़ी का काम किया है। इसके बाद देखिए, पीत बामन किसे कहा जाता है, तो पीत बामन सूर्य देव को कहा जाता है, किसको, सूर्य देव को पीत बामन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए कुछ नोट पॉइंट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया, और इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। यह उत्तराखंड में है और टिहरी जिला में ही है। अगर आपसे पूछे कि टिहरी बांध उत्तराखंड के किस जिला में है, तो टिहरी जिला में ही है। अब इसके बाद आगे देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकासी प्राधिकरण प्राप्त होता। संचित निधि से धन कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, भारत के प्रधानमंत्री से, केंद्रीय वित्त मंत्री से। तो भारत में जो संचित निधि, जितना टैक्स का पैसा भारत में आता है वो जमा कहाँ होता है, संचित निधि में जाकर जमा किया जाता है। जितना भारत में टैक्स से पैसा वसूला जाता है सब संचित निधि में जमा किया जाता है। अगर वही संचित निधि से राष्ट्रपति को पेमेंट भी दिया जाता है इसी संचित निधि से। अब इसके बाद देखिए, अगर कोई कार्य को करना है तो कोई कार्य को करने के लिए, कोई फंड को निकालने के लिए भारत की संसद से सहमति कर संचित निधि से धन निकाला जाता। मान लिया कि धन निकाला गया किसी काम को करने के लिए 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ निकल गया, उसके बाद काम पूरा भी नहीं हुआ, काम पूरा भी नहीं हुआ और पैसा घट गया, तो सांसद से फिर सहमति लेकर फिर कुछ पैसा आप संचित निधि से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए लोकपाल या लोकायुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त शब्द
एल एम सिद्धवी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल शब्द भारत में लाया। और प्रथम लोकपाल शायद पी.के. जैन शायद ऐसी हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। और मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। गलत लिखा गया। मजहरुल हक ने मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। यह प्रश्न बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा गया था। अब इसके बाद आगे देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के रीट जारी कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए केवल उच्चतम न्यायालय ही रीट जारी कर सकता है, क्योंकि आप भारत के संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार था। तो जिसमें से एक हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट उच्चतम सुप्रीम कोर्ट से जाकर केस लड़ सकते हैं। आपको केस दर्ज कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। और उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट जाकर केस लड़ सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए, कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो एक ही सज़ा न होना चाहिए। तो इसके अनुच्छेद कौन है? 20। आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 20 में बताया गया है कि आप जिस समय जो अपराध किए हैं उस समय जो कानून बना है वही सज़ा भी आपको मिलेगी। और एक हत्या के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। अनुच्छेद 14 है। आर्टिकल 14 में है कि विधि के समझ समता, नियम कानून सबके लिए समान। 15 में है लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। और अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आपको आज़ादी दी गई है, संगठन बनाने की आज़ादी दी गई है, किसी भी राज्य में घूमने की आज़ादी दी गई है। लेकिन अंडमान निकोबार ये सब कुछ जगह पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहाँ खतरा हो वहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 में भी 6 तरह की आज़ादी दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कुछ बोल सकते हैं, कहीं पूछ सकते हैं। जितना प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, जितना एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उतना प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसके बाद आगे देखिए, जब भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल, मौलिक अधिकार के सभी आर्टिकल को जितना अधिकार मिलता है सभी को समाप्त कर दिया जाता है, 20 और 21 को छोड़कर। अब देखिए आर्टिकल 21 में क्या कहता है। आर्टिकल 21 यह कहता है कि आपको जीने का अधिकार देता है। अगर यह कहा गया कि आपको अगर जीने का अधिकार दिया जाता है तो आप किसी को जान भी नहीं ले सकते हैं, मारने की आज़ादी भी नहीं दिया गया है। इसी चीज़ को देखते हुए कहा कि जब कोई को सभी को जीने का अधिकार दिया गया है, कोई को मारने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो पर्यावरण गंदा करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो जो पर्यावरण प्रदूषित करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं करना, इसलिए पुलिस क्या करती है? पोल्यूशन जांच करती है। गाड़ी का पोल्यूशन देखती है, कागज़ का आपका एक्सपायर तो नहीं कर गया है। तो आर्टिकल 21 में कुछ हो गया, जीने का अधिकार दिया गया। और आपको पर्सनल चीज़ पर भी अधिकार दिया गया। आपको पर्सनल चीज़ पर कोई फोर्स नहीं कर सकता। जैसे में मोबाइल में आप लॉक लगा दिए हैं और ज़बरदस्ती कोई आपसे खुलवाए कि खोलो, तो आप डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं कि उनको प्राइवेसी चीज़ पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आगे देखिए,
निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दे दिया? तो भीमराव अंबेडकर ने हिंदू बिल कोड को लेकर त्याग दे दिए थे, भीमराव अंबेडकर ने। अब देखिए, एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यह कहता कि समान नागरिक सिविल संहिता, सभी के लिए एक समान नियम होने चाहिए। अभी भी आर्टिकल 44 सिर्फ गोवा राज्य में ही लागू है, यह पुर्तगाली के समय से ही लागू यहाँ है। अब यहाँ क्या होता है कि किसी के धर्म में, जैसे में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट। अब क्या होता है कि किसी की धर्म में यह आज़ादी दी गई है कि आप पिता के संपत्ति पर बेटी का अधिकार नहीं है। किसी में है कि बड़े भाई और छोटे भाई की तुलना में बड़े भाई के अधिक संपत्ति दिया जाएगा। इसी चीज़ को हटाने के लिए जब समान नागरिक सिविल संहिता जब सभी पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो ये सब चर्चा समाप्त हो जाएगा। सभी के लिए एक अधिकार मिलेगा। धर्म से बहुत प्रभावित हैं, इसका विरोध हमेशा मुस्लिम लोग कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसा समान नागरिक सिविल संहिता नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन वास्तव में समान नागरिक सिविल संहिता लागू होने से बहुत धर्म विवादित समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। अब विजयनगर पर सर्वप्रथम संगम वंश ने शासन किया था। कौन किया था? संगम वंश विजयनगर पर शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और एक भाई था बुक्का राय ने, ये है हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब इसके बाद आगे देखिए, विजयनगर में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में सेना को नायक कहा जाता था, नायक। इसके बाद आगे देखिए, किसने घोषणा किया था कि बहादुर शाह के मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग या प्रथम भारत का वायसराय है, लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद आगे देखिए, अब क्वेश्चन समाप्त हो जाती है। तो आपको कैसा लगा? यह प्रश्न आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं दिया गया कि आसान क्वेश्चन दे दे और आप लोगों को खुश कर दे। यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया गया है। कैसा लगता है? इतना ही। जय हिंद।